बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया टीवी पर। धन्यवाद मीनाक्षी जी। खट्टर साहब, आप सबसे पहले दर्शकों को यही जानकारी दें कि इस वक्त हरियाणा राज्य में कोरोना की स्थिति क्या है, यहां पर किस रफ्तार से संक्रमण बढ़ रहा है। मीनाक्षी जी देखिए, ये बात ठीक है कि हमारे यहाँ कोरोना की स्थिति फरवरी 2021 में बहुत एक ठीक लेवल तक आ गई थी। हम समझ रहे थे धीरे धीरे समाप्त होने की तरफ जा रहा है, लेकिन मार्च 1 ऑनवर्ड्स ये धीरे धीरे पुनः एक तीसरी वेव की तरफ बढ़ने लगा और हमें लगता था कि बहुत इसमें हम आगे नहीं बढ़ने देंगे, लेकिन फिर भी चूँकि केवल हरियाणा में ही नहीं तो देश के बहुत से प्रांतों में जैसे स्थिति बिगड़ रही है, उसी प्रकार हमारे यहाँ भी स्थिति थोड़ी चिंताजनक हुई है। जो हमारे जो कोविड के जो रेट है, हमारी जो पॉजिटिव संख्या जो आती थी वो एक समय तो ऐसा था कि 100 से भी नीचे हो गई थी। अभी वो संख्या प्रतिदिन लगभग 2500 और 3000 तक भी पहुंच रही है, जिसमें अगर 1500 से 2000 संख्या वो ठीक भी हो रहे हैं तो भी 1000-1200 संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है। तो आज कुल जो एक्टिव केसेस हैं उनकी संख्या लगभग 18-19 हज़ार तक पहुंच गई है। एक चिंताजनक स्थिति है हमारी। फिर भी हम इसमें पर्याप्त अपने जो प्रयत्न हैं वो किए हुए हैं ताकि इसको हम यहाँ रोक पाएँ और आगे इसको कम करा पाएँ। ये प्रयास किस किस स्तर पर किए जा रहे हैं, क्योंकि हरियाणा की ज्योग्राफिकल स्थिति ऐसी है कि तीन पड़ोसी राज्य हैं। दिल्ली की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें, इधर आप बात कर लें पंजाब की। ऐसे में आप किस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं? इस बार जो ये दोबारा से कोरोना आगे बढ़ना हुआ तो इसमें एक विचित्र बात ये थी कि दिल्ली के आसपास तो बाद में स्थिति बिगड़ी है। ये पहले हमारे जो जीटी रोड के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें खास करके पंचकुला है, अंबाला है, कुरुक्षेत्र है, करनाल है, यमुनानगर है, इन जिलों में ज़्यादा बढ़नी संख्या शुरू हुई थी। अब ये चाहे चंडीगढ़ के नज़दीक होने के कारण से या पंजाब के जो जिले प्रभावित हैं उनके निकट होने के कारण से, कोई भी इसका कारण रहा होगा, वो कारण तो एकदम निश्चित नहीं बताया जा सकता, लेकिन ये स्थिति इधर से बिगड़नी शुरू हुई। आज फिर से गुरुग्राम और फरीदाबाद वो जिले भी इसमें जुड़ चुके हैं। तो ऐसे लगभग 7 जिले ऐसे हैं जहां संख्या हर दिन 100 से ज़्यादा संख्या होती है। गुरुग्राम में तो ये 500-600 तक पहुंच गई है, कुछ जिलों में 200-250 हो गई है। तो इसलिए ये 7-8 जिले दोबारा से प्रभावित हुए हैं। हमारे दक्षिण हरियाणा के जिले, उनमें विशेष प्रभाव नहीं है, वो भी बचे हुए इन चीज़ों से, जिसमें रेवाड़ी है, महेंद्रगढ़ है, पलवल है, नूंह जिला है, भिवानी है, दादरी है, हिसार, सिरसा, ये सब जिले भी बचे हुए हैं। इन जिलों से आने वाले लोगों के मन में अब एक डर सता रहा है खट्टर साहब, डर है लॉकडाउन का, कर्फ्यूज का। क्या स्थिति ऐसी है कि इन जिलों में नाइट कर्फ्यू या लॉकडाउन या पार्शियल लॉकडाउन की स्थिति आ सकती है? देखिए मीनाक्षी जी, पिछले बार का अनुभव हमारे सामने है। हमने पिछली बार सभी जो मेजर्स लिए थे उसमें जो लॉकडाउन की स्थिति बनी थी उसका एक दुष्प्रभाव ये हो गया था कि पैनिक खड़ा हो गया, और पैनिक होने के बाद भी चीज़ें कोई लॉकडाउन के कारण से रुक गई थी ऐसा नहीं है, बल्कि दुष्परिणाम ये हुआ कि हमारी इंडस्ट्री, हमारा उद्योग, हमारे जो व्यापारी संस्थान वो सब बंद होने लगे और एक प्लान शुरू हो गया हमारे यहाँ कर्मियों का, काम करने वाले लोगों का, और आर्थिक स्थिति प्राय रुक गई थी। हम नहीं चाहते कि ये स्थिति दोबारा बने, और मुझे लगता है कि उस समय लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अन्य सावधानियां सारी हम बरत रहे हैं, उसके कारण से इसको रोक पाएंगे। इसकी गति को हम रोकने में सफलता मिलेगी। जैसे मास्क की बात है, मास्क को हम कंपलसरी कर रहे हैं, चालान कर रहे हैं। फिर सोशल डिस्टेंसिंग है, जैसे 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी है, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, उस पर हम मेंटेन करा रहे हैं। फिर हम सैनिटाइजिंग जो चीज़ें हैं, सैनिटाइज़र वगैरह से हाथ धोना चाहिए, और डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग ये बना कर रखनी चाहिए। फिर इसमें जो गैदरिंग्स हैं उसके ऊपर भी हमने रोक लगाई है। जैसे मानो कहीं भी कोई गैदरिंग है तो जो इंडोर कैपेसिटी 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम 200 लोग ही अलाउड हैं। आउटडोर में मैक्सिमम 500 लोग अलाउड हैं। कहीं भी कोई शमशान आदि की जो संख्या होती है, किसी शमशान घाट पर दाह संस्कार जाते हैं तो 50 से ज़्यादा लोग अलाउड नहीं हैं। स्कूल हमने बंद कर दिए हैं 8वीं तक के। तो ऐसे बहुत से मेजर्स जो हमने लिए हैं, जिससे मुझे लगता है कि हम चीज़ों को काबू कर लेंगे, यानी कंट्रोल कर लेंगे।
ये तमाम सावधानियां बरती जा रही हैं और सरकार प्रशासन अपने स्तर पर खट्टर साहब मेहनत भी कर रहा है, लेकिन लोगों की मानसिकता को बदलने की जरूरत है। बहरहाल इससे थोड़ा सा एक कदम आगे हम और बढ़ते हैं और अब बात करते हैं वैक्सीनेशन की। वैक्सीनेशन की स्थिति इस वक्त हरियाणा में क्या है? ये ड्राइव किस तरीके से आप चला रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ वैक्सीनेशन 16 जनवरी से शुरू हुआ था और लगातार 1.5 महीने तक तो वैक्सीनेशन की जो स्पीड थी वो सामान्य थी, क्योंकि स्वास्थ्य कर्मी जितने थे, जितने ओल्ड एज पर्सन्स थे, उन्हीं के लिए अलाउड था। बाद में जब ये मार्च में खोला गया 45 ईयर्स के लोगों के यानी बाद में वो लगवा सकते हैं, तो उसके लिए गति हमारी बढ़ गई है और अब सारे प्रदेश का लगभग 24 लाख लोगों को वैक्सीनेशन में लगा चुके हैं। प्रतिदिन लगभग 1 लाख लोगों को वैक्सीनेशन लगती है और बराबर जितनी हमारी आवश्यकता है वो हमको सप्लाई भी हो रही है। जो टाइम टेबल सप्लाई का बनता है उसके अनुसार हम प्लानिंग अपनी कर लेते हैं, इसलिए लगातार इस संख्या को हम बढ़ा रहे हैं। सप्ताह में 2 दिन यानी मेगा मंडे और मेगा संडे, उस दिन हम 1.5 लाख तक भी संख्या हमारी चली जाती है। नॉर्मल दिनों में कभी 50,000 कभी 60,000, तो ये हमारी रेगुलर चल रही है और हमें मुझे लगता है कि इस गति से चलते हुए हम चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे। एक जो बात दिल्ली में भी हम सुनने में आ रही है, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी ये बात कह रहे हैं, अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री भी इंडिया टीवी के साथ जुड़े थे, जो ये नया कोरोना वेरिएंट है ये अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है और अब ये युवाओं पर भी उतना ही बुरा प्रभाव डाल रहा है, क्योंकि जो मोर्टालिटी रेट भी आ रही है, जिसमें अगर मैं हरियाणा का ही जिक्र करूं खट्टर साहब, तो पीजीआई ने जिन 410 मरीजों का डेटा भेजा था, बीते 10 दिनों में मरने वालों में से 50% युवा दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है कि ये वैक्सीनेशन ड्राइव जो अभी 45 प्लस एज ग्रुप की है, अब इसका दायरा थोड़ा और बढ़ा देना चाहिए, इसे 18 प्लस या 30 प्लस कर देना चाहिए? देखिए, अभी पिछले दिनों में सभी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री महोदय से मिले थे, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत हुई थी। ये सारे विषय वहाँ उन लोगों की जानकारी में है, जो एक्सपर्ट हैं वो इसके ऊपर विचार कर रहे हैं और जैसी कोई नई जानकारी, सूचना, योजना हमारे पास आएगी हम उसी हिसाब से लागू करेंगे। अभी तक तो वही पुरानी बात है कि 45 साल से ऊपर के सब लोगों को वैक्सीनेशन कर रहे हैं और उसमें भी जिन लोगों को अतिरिक्त अन्य बीमारियां हैं उनको सब लगाया जा रहा है। अब इसको सबके लिए ओपन कब करना है, ये केंद्र सरकार की ओर से, केंद्रीय जो हमारे स्वास्थ्य विभाग है उसकी ओर से जैसे सूचना मिलेगी हम करेंगे, लेकिन कोई स्थिति हमारे हाथ से बाहर चली जाए ऐसी स्थिति बिल्कुल ना आने देंगे और ना ही हम इसमें कोई ढील छोड़ेंगे। जहाँ तक बच्चों के अंदर वैक्सीनेशन का, हमारे यहाँ भी कुछ उदाहरण आए हैं जो पॉजिटिव हुए हैं स्कूलों के बच्चे, इसलिए हमने स्कूल बंद कर दिए हैं और उनको भी सावधानी पूर्वक जो कंटेनमेंट जोन जो बनाया जा रहा है, माइक्रो कंटेनमेंट जोन, जब भी किसी व्यक्ति को ऐसा पॉजिटिव होता है, उसकी पहचान होती है, तो उसके लिए उसके आसपास के माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाते हैं ताकि आगे उसका फैलाव ना हो। एक व्यक्ति के आसपास पिछले 2 दिनों में लगभग 30 से 35 लोग जो कांटेक्ट में आए होते हैं, उन सबको भी ट्रेस करके और उनको भी टेस्ट किया जाता है। जी खट्टर साहब, अब एक समस्या ये है, आप भी सुन रहे होंगे, राजस्थान के मुख्यमंत्री भी ये बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी कही, महाराष्ट्र में तो सबसे ज्यादा ये बात सामने आ रही है कि वैक्सीनेशन की कमी की वजह से कई सारे सेंटर्स हैं जो बंद करने की स्थिति आ गई है, वैक्सीनेशन का ज्यादा स्टॉक नहीं बचा है। हरियाणा में वैक्सीनेशन के स्टॉक की स्थिति क्या है? क्या ये पर्याप्त है? हमारे यहाँ किस प्रकार के हमारे यहाँ किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आई है। आज भी 6-7 दिन का स्टॉक हमारे पास बाकी है और हमें रेगुलरली कभी 2 दिन बाद, कभी 3 दिन बाद जितनी भी हमारी सप्लाई है वो मेंटेन की हुई है और उसके कारण से हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके डिस्ट्रीब्यूशन का हमने उसको बहुत बढ़िया बनाया हुआ, ताकि 24 घंटे के अंदर अंदर जो वैक्सीन हमको उपलब्ध होती है उसको तुरंत हम सेंटर्स के ऊपर भेज देते हैं, किसी सेंटर पर कमी नहीं आने देते। रेगुलर हमारी जैसे 1 लाख के आसपास वैक्सीनेशन रोजाना टीके लग रहे हैं, हम उसी स्पीड से आज भी 6 से 7 दिन तक स्टॉक हमारे पास बाकी है। अगले 7 दिन के अंदर और हमारे पास जो वैक्सीन आने वाला है उसके लिए हम कह सकते हैं कि यहाँ किसी प्रकार की कोई कठिनाई हमें नहीं आ रही है। केवल अगर आवश्यकता है, जिन प्रांतों में मानो कमी भी आ रही है, तो वहाँ आवश्यकता है उसके डिस्ट्रीब्यूशन की, क्योंकि सप्लाई के बाद डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जितना सिस्टम अच्छा होगा उतना सेंटर्स पर उचित समय पर वैक्सीनेशन पहुंचेगी, तो कहीं भी कोई कमी नहीं आएगी।
लेकिन कई लोगों का ये मानना है खट्टर साहब की, क्योंकि हेल्थ जो वो स्टेट सब्जेक्ट है, ऐसे में राज्य सरकारों को ये स्वायत्ता दी जानी चाहिए कि वो वैक्सीनेशन का प्रोक्योरमेंट, यानी वैक्सीन उन्हें कब खरीदनी है, कौन सी खरीदनी है और कितनी खरीदनी है, इसका अधिकार राज्यों को दे दिया जाए। इस पर आपका क्या मत है? ऐसा है कि कोई चीज़ अगर अवेलेबिलिटी अबंडेंस में हो तब तो ये अधिकार सबको दिए जा सकते हैं, लेकिन चूंकि वो रेगुलर बन रही है और एक बड़े स्टॉक के बाद उसको बनाना उचित नहीं है, क्योंकि उसके बाद वो खराब होने की स्थिति भी आती है। ये लगभग 1 महीने तक की वैक्सीन का जो है प्रोडक्शन यूज़ करने के लिए होता है। जैसे जैसे प्रोडक्शन होगी वैसे वैसे जहाँ जहाँ जितनी आवश्यकता है वो स्टेट्स के साथ बातचीत करके उसका जो तय किया जाता है एक प्रमाण, एक कोटा, वो उसको उसी हिसाब से मिलता है। इसलिए एक ऐसी आवश्यकता आगे कितनी है कितनी नहीं है, उसके हिसाब से स्टेट और सेंटर के लोग मिल करके उसको कोटे को तय करते हैं, उसके हिसाब से वो आगे मिलती है। खट्टर साहब, इसमें दूसरा पॉइंट या ओपिनियन जो है वो ये भी हो सकता है, जैसे एक परिवार में हर उम्र के लोग हैं, इनमें अगर हम 18 से कम उम्र के लोगों को हटा दें और उससे ऊपर के लोगों की बात करें, जो 65 या 45 प्लस हैं या कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, उन्हें तो वैक्सीन लग गई है, लेकिन उसी घर के अंदर जो युवा है वो वैक्सीन अभी ले पाने के लिए एलिजिबल नहीं है। ऐसे में ये मैनेजमेंट किस तरीके से हो पाएगा, क्योंकि कोरोना का ग्राफ तो बढ़ रहा है, ये हम देख रहे हैं। देखिए, जिनको टेस्टिंग के बाद जिनको वैक्सीनेशन की आवश्यकता होती है उनका रजिस्ट्रेशन होता है, और हर सेंटर पर रजिस्ट्रेशन के बाद ही वो लोग आते हैं और लगवाते हैं, और उसका एक सिस्टम बना हुआ है। उस सिस्टम के बाद जिसको भी लगवाना उसको कठिनाई नहीं आती है। आखिर लगाने के लिए एक सेंटर्स बने हुए हैं, कोई घर घर जाके नहीं लगाई जाती, सेंटर बने हैं, उस सेंटर पर सब लोग आते हैं और एक फेजेज में ये सारा काम किया जाए। आखिर लगानी तो सबको ही है, जैसे जैसे आवश्यकता रहेगी आगे हमको बढ़ना ही है। अभी तो इसका जो तीसरा फेज चल रहा है, 4th फेज में हो सकता है एकदम सारा ओपन हो जाए। आज जो वैक्सीनेशन जितनी लग रही है 1 लाख से आसपास, प्रारंभ में तो ये कुछ हज़ार ही लगती थी, 5,000, 6,000, 8,000। अगर मैं आपको आंकड़ा बताता हूं कि हमारे यहाँ 16 जनवरी से और 28 फरवरी 1.5 महीने में मात्र 3 लाख वैक्सीनेशन हुई थी, और अगले 2.5 महीने में अब ये 20 लाख लग चुकी है। तो इसलिए ये जो स्पीड है ये उसी हिसाब से आगे बढ़ रही है। हो सकता है ऐसी स्थिति भी आए कि आगे चल के प्रतिदिन हम 2 लाख 3 लाख लगाएं। तो जिनकी आवश्यकता पहले है उनको पहले लगाना, जिनकी आवश्यकता थोड़ा बाद में होगी उनको बाद में लगाएंगे। युवाओं की आवश्यकता उनको भी लगेगी, जिनको कोई बीमारी नहीं है उनको भी लगेगी, जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी सबको लगाएंगे। इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है, हालांकि आपने ये कहा कि आवश्यकता के अनुसार होगा, लेकिन जैसे कहा जाता है कि पोलियो ड्राइव चलाई गई थी, पोलियो ड्राइव में ये हुआ था कि घर घर जाकर लोगों को खुराक दी गई थी, बच्चों को खुराक दी गई थी, इसलिए बहुत कम समय में भारत ने पोलियो को इरेडिकेट कर दिया, भारत से खत्म हो गया पोलियो। तो क्या ऐसे में कोरोना के लिए जो अभी मौजूदा सिस्टम चलाया जा रहा है उसमें थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है? आपका व्यक्तिगत मत क्या है? देखिए, ये कुछ प्रोसीजरल इश्यूज हैं। पोलियो ड्रॉप्स वो एक ड्रॉप के रूप में उपलब्ध होती थी, गए और जाके बच्चे के मुंह में डाल करके घर घर उसको पिलाया जा सकता था। ये वैक्सीनेशन के इंजेक्शन है, और इंजेक्शन जहां एक्सपर्टाइजेशन जिसकी है वही इंजेक्शन लगाएगा, और इंजेक्शन लगाने के बाद हर व्यक्ति को लगभग 45 मिनट तक अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ता है। तो थोड़ा पोलियो ड्रॉप के प्रोसीजर में और वैक्सीनेशन के इंजेक्शन में एक डिफरेंस है, इसलिए इस डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए जितनी सावधानियां बरतनी पड़ेंगी इंजेक्शन के लिए उतनी सब एक सेंटर पर ही हो सकती हैं, वो घर घर संभव नहीं होता है। अब एक और जो समस्या है, आप भी मेरे ख्याल से जरूर सुन रहे होंगे कि मोदी सरकार पर यह आरोप लग रहा है कि कोरोना की वैक्सीन की जरूरत भारत के राज्यों को है और वो बाहर इसकी सप्लाई कर रहे हैं। आखिर ये घर की जरूरत को पूरा करने के बजाय बाहर की जरूरत को क्यों पूरा कर रहे हैं? राहुल गांधी ये सवाल उठा रहे हैं। ना तो कोरोना पर कंट्रोल कर पा रही है मोदी सरकार, ना वैक्सीन मुहैया करा पा रही है। आपका जवाब? देखिए, राहुल गांधी का क्या विचार है, क्या मानसिकता है, मैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं इतनी बात ज़रूर कहूँगा कि ये जो कोरोना है ये एक विश्वव्यापी महामारी है।
एक मानवता के खिलाफ जिस प्रकार का एक ये संकट आया है, तो हमें मानवता को सुरक्षित रखना है, तो इतने नैरो माइंडेडनेस से हमको नहीं सोचना चाहिए। मैं बधाई दूंगा अपने साइंटिस्ट को जिन्होंने मेहनत करके दिन रात मेहनत की है और वैक्सीनेशन का एक इजाद की, एक रिसर्च की, एक खोज करने के बाद भारत जो है बहुत से देशों में बहुत अग्रणी रहा इस मामले में कि वैक्सीनेशन का यहाँ एक प्रकार से उसकी तैयारी करके हमने उसको प्रोडक्शन शुरू कर दी है। और जो प्रोडक्शन शुरू की है तो आसपास के कुछ छोटे देश हैं, अगर उनके साथ ने करार किया कि हम आपको सप्लाई करेंगे, आखिर तो हम मानवतावादी होकर के वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो ये बीमारी सब जगह रुकनी चाहिए, भारत में भी रुकनी चाहिए, बड़े देशों में भी रुकनी चाहिए, छोटे देशों में रुकनी चाहिए। अब बहुत देश तो ऐसे हैं कि जो इस वैक्सीनेशन को बनाने में, रिसर्च करने में उसको उनके लिए संभव ही नहीं है। इसलिए ऐसे कुछ छोटे छोटे देशों को हमने अगर पड़ोसी देशों को दिया है तो एक हमारा मानवता का दृष्टिकोण है, उसमें कोई हमारे यहाँ इतना बड़ा संकट ऐसा भी नहीं आया है कि देखिए वैक्सीनेशन है आगे के लिए प्रिवेंशन है। वैक्सीनेशन कोई जिसको कोविड हो गया उसका इलाज नहीं है। आखिर वैक्सीनेशन का पहला इंजेक्शन, दूसरा इंजेक्शन, उसके 42 दिन के बाद ये कहा जा सकता है कि उसके एंटीबॉडीज पैदा हो गई हैं, आगे अब कोरोना का उसको खतरा नहीं रहा है। तो ये जो आज वैक्सीनेशन के टीके हैं, इनकी 42 दिन के बाद ये कह सकते हैं कि इनकी एक सावधानी फिर भी उनको बरतनी पड़ेगी। एक थोड़ा सा ये हो जाता है भी एंटीबॉडीज हो गई हैं, थोड़ा प्रभाव इसका कम पड़ेगा। ये कोई ऐसा नहीं जिनको हो गया है कोरोना और उसको आज इंजेक्शन लगेगा कल कोरोना खत्म हो जाएगा, ये उसके लिए दवा नहीं है। ऐसे में खट्टर साहब, अगर मैं विरोधियों की बात करूं तो कांग्रेस पार्टी के कई नेता ये भी कह रहे हैं कि अगर वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई ही जा रही है तो फिर इसे सरकार की या मोदी की पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? जैसे जो सर्टिफिकेट मिलता है उसमें मोदी जी की छवि है, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमने ऐसा ना देखा है और ना इस प्रकार का कोई हम किसी को कहते हैं। ये तो उनकी सुरक्षा के लिए वैक्सीनेशन की एक अपील की जाती है कि वो आएँ और वैक्सीनेशन का टीका जो लगवाना चाहिए। हमने कभी भी ना अपने प्रधानमंत्री जी का, ना या मुख्यमंत्री जी का, ना कोई सरकारों का किसी का कोई किया है, बल्कि सभी प्रदेशों का कि आप भी अपने वैक्सीनेशन के इंजेक्शन मंगवाएं, लोगों को अपील करें कि वो टीका लगवाएं। कुछ प्रदेश तो ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन का टीका लगवाने के लिए मना ही कर दिया है। उनको लगता है जैसे मोदी जी अपने प्रचार को करने के लिए, अपने किसी राजनीतिक लाभ के लिए वैक्सीन लगवा रहे हैं। वैक्सीनेशन तो आखिर के एक महामारी है, उसके कंट्रोल के लिए लगाई जा रही है। इसमें कहा गया कि हाँ मोदी जी का इसमें प्रचार है, ये केवल उनकी अच्छी जो मानसिकता है उसका ये प्रदर्शन है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद खट्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम यही उम्मीद करते हैं कि जो आप लोग इंतजाम कर रहे हैं और जो हमारी जिम्मेदारी है, हरियाणा के रहने वालों की जिम्मेदारी है, मास्क पहने, हाथों को सैनिटाइज करें, वो इसका सख्ती से पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद खट्टर साहब समय देने के लिए। धन्यवाद मीनाक्षी जी।